हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। किसने से बताया था? चेस, यानी चेस और क्या कहते हैं मार्चे ने ये बता दिया कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। अब डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है तो उससे पहले क्या हमें पता होना चाहिए कि डीएनए की संरचना कैसी है, प्रकृति कैसी है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। ये सब बात तो पता होनी चाहिए था, क्योंकि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ कहने का मतलब जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरे में ले जाता है। यही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। तो देखिए, हम खास बात सबसे पहले समझते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है क्या होता है। तो डीएनए में कैसी श्रृंखलाएं होती है? डीऑक्सीराइबोज होते हैं। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। और इससे मतलब प्रीवियस वाले में हमने जब संरचना पढ़ाई थी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में, तो हम न्यूक्लिक अम्ल में पढ़ाए थे कि जो डीऑक्सीराइबोज होता है, जो उसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन कितने होते हैं? चार होते हैं, जबकि राइबोज की श्रृंखला में ऑक्सीजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? एसिड है। एसिड होने के साथ साथ क्या है? ये आनुवंशिक पदार्थ है, जो क्या कहते हैं, केंद्रक में उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, हरित लवक में उपस्थित होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ मेज़रमेंट हैं जो क्या कहते हैं, एक डीएनए के आकार को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। और परिभाषित करने के साथ साथ हमें वो भी पता होना चाहिए कि ये जो डीएनए का कुंडली है ये कैसे बनी, उसके बाद क्या कहते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, टॉपिक ज़रूर समझ में आएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक मेरे चैनल इमोशन वाला को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, ये हमारे डीएनए की संरचना है। किसने दिया था? डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया था? क्रिक ने बताया था। क्रिक डीएनए की संरचना की खोज किए थे, क्रिक एंड वाटसन। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। वाटसन, जो आप लोग कहते हो डीएनए की खोज किसने की? क्रिक एंड वाटसन ने। गलत है। डीएनए की संरचना की खोज की थी, ना कि डीएनए की खोज की थी। अब ध्यान दीजिए, दूसरी बात क्या है, आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? तो आप क्रिक नहीं होते हैं। ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज करने के लिए सबसे पहला जो पहल हुआ वो कौन थे? फ्रेडरिक मिसर साहब थे। पहले कौन थे? फ्रेडरिक मिसर, फिर ग्रिफिथ मिसर आए, फिर आए चेस, फिर ऐसे साइंटिस्ट आए और तब जाके हमारा क्या हुआ? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ बना। तो ये सब टॉपिक है। अब कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनसे पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं? ध्यान देना, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं उनके शरीर में? 2 क्वेश्चन बने, एक उनके शरीर में, एक उनकी कोशिका में। तो ध्यान दीजिए, जो हम लोग 46 कहते हैं, यहाँ पे जो हम लोग 46 कहते हैं, ये 46 जो क्या कहते हैं, मेज़रमेंट निकल कर आया है, यानी जो मात्रा निकल कर आई, ये एक सेल की है। किसकी है? एक सेल में उपस्थित होते हैं कितने? 46 क्रोमोसोम, ना कि एक पूरी बॉडी में उपस्थित होते हैं 40 क्रोमोसोम। अब ध्यान दीजिए, अगर पूरी बॉडी की पूछा जाए तो आप लोग कह दीजिएगा पूरी बॉडी का तो हमें पता नहीं, लेकिन एक सेल में कितना है ये हमें पता है। नहीं, कई लोग पूछते हैं ना मानव के शरीर में कितने क्रोमोसोम हैं, तो आप तुरंत बता देते हो 46। नहीं, गलत है। मानव के शरीर में एक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं वो ये परिभाषित करता है, संख्या हमारा ये परिभाषित करता है कि 46 क्रोमोसोम अवेलेबल इन 1 सेल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कुछ इसमें मेजरमेंट दिए गए हैं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, क्या होता है, ये जो संरचना आप लोग देख रहे हो ये क्या है? स्ट्रैंड है। इसको हम लोग कहते हैं रज्जु। क्या कहते हैं इसको? रज्जु कहते हैं। तो डीएनए की संरचना कैसे? द्विकुंडलीय है। किसने बताई? क्रिक एंड वाटसन ने। किसने बताई? क्रिक एंड वाटसन ने। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो 2 रज्जुकों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 स्ट्रैंडों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, 2 स्ट्रैंडों के बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉन। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 स्ट्रैंडों की बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होती है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर? एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर होता है। इतना आप लोग ध्यान समझिएगा, 10⁻10 मीटर। और एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻15 मीटर। फिर फर्मी क्या है?
डिस्टेंस मापने की सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी क्या है पार्सेक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो दो स्ट्रैंडों की बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 एंगस्ट्रॉन हो गई। कितनी हो गई, 20 एंगस्ट्रॉन। अब इससे प्रीवियस वाले में हमने बताया था, जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहा था, तो क्षार युग्म यानी जो बेस पेयर होते हैं उनके एक बेस पेयर के बीच में कितनी दूरी होती है, तो एक बेस पेयर के बीच में दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। 3.4 एंगस्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो नैनोमीटर में हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, यहाँ पे 0.3 नैनोमीटर होती है। अगर इसको हम एंगस्ट्रॉन में चेंज करेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। इतना आप लोग समझ लीजिएगा, ये इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर 0.34 लिखा है तो वो नैनोमीटर में है, और 3.4 लिखा है तो वो एंगस्ट्रॉन में है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं अगले की। तो दो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी बेस पेयर की बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। अगर उसको हम नैनो में कन्वर्ट करें तो 0.34 नैनोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देखें तो संरचना कुछ अलग थी। अब यहाँ पे आई तो डीएनए एक क्या बना रहा है, सर्पिल कुंडली बना रहा है, एक क्या बना है, क्वायल बना रहा है, एक क्या बना रहा है, क्वायल। तो यहाँ देखिए, एक क्वायल की बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी बात आई, इसमें कुछ क्या होते हैं, खाँच होते हैं, जिसको ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो खाँच क्या होती है, तो यहाँ पे ये जो संरचना आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है, इसको हम लघु खाँच कहते हैं, यानी माइनर ग्रुप्स कहते हैं। और ये क्या है, दीर्घ खाँच है। ये खाँच बड़ी है, ये खाँच छोटी। खाँच कहने का मतलब क्या, जैसे डीएनए आपस में ऐसे बने। अब जो डीएनए आपस में ऐसे बने तो जो यहाँ पे पोर्शन बना है उसको हम कहते हैं खाँच। क्या कहते हैं, खाँच। जैसे किसी दो चीज़ को आप फिट कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके फिर डीएनए ऐसे मुड़ेंगे आपस में। ध्यान दीजिएगा, डीएनए जब आपस में ऐसे मुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, छोटी सी खाँच बनेगी और एक बड़ी सी खाँच बनेगी। तो ये हमारी, जिसको कहते हैं मेजर ग्रुप्स, और ये हमारा माइनर ग्रुप्स है। तो मेजर ग्रुप्स में कितनी दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारा मेजर ग्रुप है। तो माइनर ग्रुप है। माइनर ग्रुप के बीच की दूरी कितनी होती है, 6 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, 6 एंगस्ट्रॉन। और क्या कहते हैं, मेजर ग्रुप्स की दूरी कितनी होती है, तो 12 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, 12 एंगस्ट्रॉन होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के ध्यान दीजिए, दो स्टैंडों के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन। एक स्टैंड अगर इसको हम हाफ कर दे, बीच से एक लाइन खींच दे, तो आधा स्टैंड इस तरफ आ जाएगा, आधा स्टैंड इस तरफ आ जाएगा। तो अगर हम पूछे हाफ स्टैंडों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉन। कितना होगा, 10 एंगस्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात इसमें और है, क्योंकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए पढ़ रहे हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए से कैसे अलग है, तो ध्यान दीजिएगा, जो अलग होते हैं वो अलग होने का क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, तो सबसे पहला अंतर जो आप बता दीजिए, पहला अंतर है कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं, फर्स्ट। दूसरा आपको क्या बताना है, दूसरा बताना है डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है। डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है। और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये हमारा दूसरा अंतर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा अंतर है, डीएनए में क्या होती है, राइबोज की क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज। जबकि आरएनए में श्रृंखला कैसी होती है, आरएनए में श्रृंखला होती है राइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज कहने का मतलब एक ऑक्सीजन की कमी, यानी एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसीलिए हम उसको डीऑक्सी कहेंगे। और एक ऑक्सीजन अगर बढ़ गया तो उसको कहेंगे राइबोज श्रृंखला। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने न्यूक्लिक एसिड में एक चीज़ और पढ़ाई थी कि न्यूक्लिक एसिड सिर्फ क्या कहते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर बना, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है आपका, ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका फास्फोरस, दूसरा है शुगर, तीसरा है आपका क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। यही 3 चीज़ों से, ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस, शुगर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, शुगर, नाइट्रोजन। अब फास्फोरस और शुगर से क्या बन रहा है, स्ट्रैंड बन रहा है। डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो फास्फोरस और शुगर से बनता है।
क्या बनता है, फास्फोरस और शुगर से। न्यूक्लिक एसिड में मैंने ये भी पढ़ा था कि फास्फोरस हमेशा फास्फोरिक अम्ल के समूह में रहेगा। किस में रहेगा, फास्फोरिक अम्ल के समूह में, यानी इसको कह सकते हो आप लोग फास्फोडाइएस्टर। क्या कहते हैं इसको, फास्फोडाइएस्टर। और शुगर तो श्रृंखला, यानी शर्करा कौन सी होगी, शर्करा होगी डीऑक्सी। शर्करा कौन सी होगी, डीऑक्सी। तो ध्यान दीजिएगा, जो फास्फोरस और शुगर है, यहाँ पे फास्फोरस और शुगर है, ये स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं, उसके बेस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये जो आधार है यहाँ पे, ये जो आधार है वो आधार किससे बना हुआ है, तो फास्फोरस और शुगर से। तो फास्फोरस हमेशा समूह में रहते हैं, और शुगर क्या होता है, तो शुगर की कौन सी श्रृंखला होती है, डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, अगला है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैंने बताया था दो होते हैं, दो श्रृंखलाएं यूज होंगी, एक पिरिमिडीन की, एक प्यूरीन की। एक किसकी, पिरिमिडीन की, एक प्यूरीन की। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने उसमें बताया था कि एडेनिन, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन हमेशा किसके साथ बंध बनाएगा, अगर एडेनिन डीएनए में है तो वो किसके साथ बंध बनाएगा, वो बनाएगा थाइमीन के साथ। किसके साथ बंध बनाएगा, थाइमीन के साथ। और एडेनिन हमेशा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। और बात करते हैं ग्वानोसिन और साइटोसिन की, ग्वानोसिन और साइटोसिन की। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे, तो साइटोसिन के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्यूरीन का क्षारक रहेगा, एक पिरिमिडीन का क्षारक रहेगा। इतना आप लोग समझ लीजिएगा कि जब भी डीएनए जुड़ते हैं तो एक पिरिमिडीन वाला क्षारक जुड़ता है और एक प्यूरीन वाला क्षारक जुड़ता है। और एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि एडेनिन हमारा क्या है, प्यूरीन है, जबकि थाइमीन पिरिमिडीन है। यहाँ पे ग्वानोसिन क्या है, ग्वानोसिन क्या कहते हैं, हमारा प्यूरीन है, और साइटोसिन पिरिमिडीन है। तो एक प्यूरीन का क्षारक जुड़ेगा, एक पिरिमिडीन का क्षारक जुड़ेगा, तब जाके हमारा बॉन्ड कंप्लीट होगा। और ए और टी के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होते हैं। जी और सी के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर यही पूछ लिया जाए टी और ए के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड होगा। और क्या कहते हैं, सी और जी के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे जी। तो ये क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या क्षार युग्म होते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं। डीएनए में अगर पूछ लिया जाए तो तीन क्षारक जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं। कौन कौन से, तो एडेनिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन। चौथा क्षारक क्या होता है, थाइमीन और यूरेसिल का झगड़ा होता है। थाइमीन और यूरेसिल का क्या होता है, फंडा होता है, कि अगर डीएनए की बात की जाए तो थाइमीन आ जाएगा, और क्या कहते हैं आरएनए की बात की जाए तो यूरेसिल आ जाएगा। बस यही मेन क्या कहते हैं अंतर, सबसे जो मेन अंतर है डीएनए और आरएनए में, यही सबसे है कि हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस, उसमें यूरेसिल होता है, इसमें थाइमीन होता है। थाइमीन को हटा दो, यूरेसिल आ गया। थाइमीन को हटा देंगे तो यूरेसिल आ गया। तो ध्यान दीजिए, ये डीएनए की संरचना है, और ये कुछ थोड़े बहुत अंतर हैं। अब हमने न्यूक्लिक एसिड में ये भी पढ़ाए थे कि जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं हैप्लॉइड में। किसमें हम बात कर रहे हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या, अगुणित में। तो डीएनए में ध्यान दीजिए, जो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड डीएनए में कितने होते हैं, 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर होते हैं, क्षार युग्म होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, डिप्लॉइड में कितने होते हैं, तो इसका जस्ट दुगुना, तो 6.6 × 10⁻9 डिप्लॉइड में क्षार युग्म होते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छी से एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम की संख्या निकालते कैसे हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा क्या कहते हैं इससे प्रीवियस वाला क्या कहते हैं जो न्यूक्लिक एसिड वाला वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने न्यूक्लियोसोम की संख्या को कैसे निकालते हैं वो हम बताए हैं। एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण कैसे होता है, अष्टक स्टोन क्या होते हैं, और क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म लपेटे जा सकते हैं। ये सब तमाम बातें मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। ये वैल्यू कहाँ से निकल कर आई है, ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, और ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, आप सब समझ जाएंगे। लेकिन जब तक वो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखेंगे तब जाकर आप समझेंगे। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।